क्या किसी धर्म विशेष या वर्ग विशेष के लोग एसआईआर में बीएलओ बने हुए हैं? आप बताइए। आपने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग, आप अल्पसंख्यक वर्ग में तो देखिए जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ आपका जो अर्थ था अल्पसंख्यक का वो सीधे सीधे मोमडन लोगों से। आप मुझे बताइए कि क्या हमारे मुस्लिम भाई बीएलओ नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या वे मुस्लिम भाई जो स्वयं मुस्लिम हैं वे मुस्लिम लोगों के नाम काटेंगे? गलत जो आरोप लग रहा है, आपको लगता है कि वो उस गलत काम को करेंगे? संभव नहीं है ना जी, संभव। ये आरोप तो अपने आप में झूठा हो। मुस्लिम बहन उन्होंने कहा कि 200 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है अजमेर शरीफ में, और वो कहाँ जाता है पैसा, उसका तो कभी हिसाब किसी ने न मांगा न दिया। एक सवाल ये पैदा होता है कि ये आज तक किसी ने क्यों नहीं अजमेर शरीफ के चंदे की बात की? क्यों नहीं किसी ने हाजी अली दरगाह पे जो करोड़ों का चंदा आता है उसकी बात की? क्यों नहीं किसी ने सलीम चिश्ती पे आने वाले चंदे की बात की? क्यों नहीं किसी ने वक्फ बोर्ड की 1/3 भारत की जो जमीन खा के बैठा हुआ है वक्फ बोर्ड, उस पर दुनिया भर की दुकानें, तरह तरह के इमारतें, तरह तरह की चीजें बना दी गई हैं, और उनसे जो किराए की आमदनी हो रही है वो कितनी आमदनी हो रही है, कहाँ इस्तेमाल हो रही है, किसके लिए इस्तेमाल हो रही है, आज तक कभी किसी ने हिसाब मांगा? नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के जिला सादरा से उपाध्यक्ष सीए कामेश आचार्य जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। सीए कामेश आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताया, जनपद पर जो सीजेपी पार्टी के कार्यकर्तागण इकट्ठा हुए हैं सर, इसको लेकर जो आपकी सरकार है, केंद्र में सरकार है, वो बिल्कुल जागरूक नहीं है, एक बार वो बोलने नहीं आई, कुछ कहेंगे इसको लेकर आचार्य साहब? देखिए, सब दो अलग अलग बातें हैं। आपने कहा कि वहाँ जो सीजेपी पार्टी का प्रदर्शन हो रहा है, जी सर। प्रदर्शन करना हर व्यक्ति का, हर संस्था का अपना एक संवैधानिक अधिकार है, और उसमें कोई रोक टोक ना हो, सबको आज़ादी मिले, ये सुनिश्चित होना चाहिए। और वो आप देख रहे हैं कि किसी किस्म का रोक टोक और वो नहीं है, वे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं आराम से। आज भी मैं कुछ क्लिप्स वगैरह देख रहा था, टीवी पर दिखा रहे थे न्यूज़ वगैरह, कि वो एक कुछ डांस चल रहे हैं और भांति भांति के मनोरंजन के कार्यक्रम भी वहाँ चल रहे हैं। आपने भी देखे होंगे, आप तो पत्रकार हैं, स्वयं ही वहाँ जाते रहते हैं। अच्छा, ड्रेस सेंस हम देख रहे हैं तो वो बड़ा ही मतलब अनूठा सा ड्रेस सेंस वहाँ देखने को मिल रहा है। कई तो ऐसी ऐसी ड्रेसेज हैं उसमें पता ही नहीं लग रहा है कि ये व्यक्ति को क्या कहा जाए, भाई साहब हैं या बहन जी हैं। तो मतलब अब एक ये सवाल पैदा होता है, प्रदर्शन किस चीज़ का हो रहा है? कपड़ों का प्रदर्शन हो रहा है, या कोई फैशन शो हो रहा है, या कोई देश के खिलाफ जो देशद्रोही का होता है, या बगावत होती है, या इस तरह के जो कृत्य होते हैं, जो जिन लोगों को भारत के पूरे संविधान के अनुसार बनाए गए कानून के द्वारा नीचे से लेकर, माने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जिन लोगों को सजा दी गई, वहाँ उन लोगों का महिमा मंडन किया जाता है, और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनका सम्मान होना चाहिए उनको बदनाम किया जाता है, उनको गालियाँ दी जाती हैं। हुआ तो आंदोलन था कि भाई नीट एग्ज़ाम में कुछ मिसहैपनिंग हुई है, उसके विरोध में शुरू हुआ था ये। और आपको ये भी पता लगा होगा कि एक बहन जी ऐसी थी जिन्होंने कल जो एक प्रमुख इनका कार्यकर्ता था जो इस सारे आंदोलन को लीड कर रहा था, उसके चेहरे पर इंक फेंकी है आपको जानकारी इस विषय की? तो उनकी पूरी स्टोरी भी पता लग गई होगी। जैसे ही ये आंदोलन शुरू हुआ था, वो बहन जी नीट में जो भी मिसहैपनिंग हुई उसके विरोध में थी, क्योंकि उनका बेटा डिप्रेशन में आया, क्योंकि उसका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था। जब वो डिप्रेशन में आया तो कोई भी माँ उस व्यवस्था के विरोध में आएगी, वो भी उसके विरोध में आने के कारण, और इन लोगों के साथ सीजेपी वाले जो भी लोग थे इनके साथ शामिल होकर के विरोध प्रदर्शन करने लगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और प्याज की परतों की तरह इनकी परत उतरी, और उन्होंने देखा कि इन लोगों का नीट से तो कोई लेना देना ही नहीं है, व्यवस्था में जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, अगर कोई, उनसे तो कोई लेना देना ही नहीं है।
इनका तो देशद्रोह से मतलब है, इनका तो राष्ट्र विरोध से मतलब है, इनका तो हर व्यक्ति जो देश और समाज का दोस्त है, जो व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है, जिसका संविधान में कानून में विश्वास है, उनका विरोध करना इनका काम है। और ये लोग केवल और केवल अराजक, गुंडे और देशद्रोही हैं। परेशान होकर वे स्वयं इन्हीं का विरोध करने लगी जिनके साथ में आई थी। और इनका जो मुख्य लीड करने वाला व्यक्ति था, उसके चेहरे पर इंक, उसका चेहरा काला किया इन्होंने, क्योंकि वहां भारतीय संविधान और कानून के मुताबिक सारे चैनल पार करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेके राष्ट्रपति तक सारी जगह से पनिशमेंट पाने के बाद अफजल गुरु और ऐसे अनेक देशद्रोही लोग, आतंकवादी लोग जिनको सजाएं दी गई हैं, ये उनका महिमा मंडन कर रहे हैं, उनको शहीद बताते हैं। हर गलत व्यक्ति को ये शहीद बताते हैं, उसका महिमा मंडन करते हैं। और जो भारत की संस्थाएं हैं, चाहे वो भारत की कोर्ट हो, चाहे भारत के विभिन्न संवैधानिक संस्थाएं हो, उन सबको ये उनका विरोध करते हैं। हर वो चीज जो भारत के हित में है, ये लोग उसका विरोध करते हैं। ये लोग, और हर वो चीज जो भारत के विपरीत है, उसका ये साथ देते हैं। ये कानून का विरोध करते हैं और अराजकता का साथ देते हैं। ये लोग किसी भी रूप में इंसान कहलाने के काबिल नहीं है। ये लोग राष्ट्र विरोधी है, देश विरोधी है, समाज विरोधी हैं। इनको जो ये अभी तक कर रहे हैं तो ठीक है, जिस दिन ये गैर कानूनी हरकतों पे आए तो कानून के मुताबिक इनके साथ व्यवहार होना चाहिए। सोनम वांगचुक की बात कर लेते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उन्हें जबरन पुलिस वालों ने वहाँ प्रदर्शन से हटाया, 16 दिन से वो अनशन पे थे सर, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? उसमें मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि पुलिस ने हटाया किसके कहने पर? दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था। कोर्ट के ऑर्डर का पालन होना चाहिए या नहीं, ये तो आप स्वयं बता दीजिए। कोर्ट ने अगर कोई आदेश दिया है तो कोर्ट पर तो आपको भरोसा जताना ही पड़ेगा। संविधान के अंतर्गत कोर्ट काम करता है। और जब आप, हर पढ़ा लिखा व्यक्ति, हर संस्था एक बात करती है कि हम सब इस भारत के संविधान के नीचे हैं, इस संविधान के अंदर हैं, उसके मुताबिक ही हमको चलना है। संविधान को हम सब भारत के लोगों ने मिलकर अंगीकार किया है, तो उसका पालन करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। और उसके मुताबिक ही कोर्ट कचहरी चलती हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने सारी चीज़ों को देखा। देखने के बाद उन्होंने सोनम वांगचुक को वहां से उठाकर और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराने का ऑर्डर दिया, आदेश दिया दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस ने केवल न्यायालय के आदेशों का पालन किया, इसमें कुछ भी तो गलत नहीं है। बिल्कुल सर। आचार्य सर, आपसे जानने की कोशिश कर लेते हैं, जितने भी न्यायालय है सर, वो क्या किसी न किसी के दबाव में काम कर रहे हैं? एक चीज आप देखिए, एक समय था जब एक व्यक्ति जिसने लॉ ही नहीं किया था, माने कानून पढ़ा ही नहीं था, उसको देश का कानून मंत्री बनाया गया था, शायद आप जान पा रहे हैं। फिर उसी व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज बना दिया गया। फिर एक राज्य में जरूरत पड़ी गवर्नर बनाने की, तो उन्हीं साहब को कोर्ट के न्यायालय से, माने उनकी पोस्ट से, जज की पोस्ट से हटा के उस राज्य में गवर्नर बना दिया गया। और फिर जब जरूरत पड़ी तो उनको गवर्नर के पद से हटा के सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया गया। एक आदमी जिसने खुद कानून नहीं पढ़ा, उसको आप सुप्रीम कोर्ट का जज बनाते हैं, उसको आप हाई कोर्ट का जज बनाते हैं। ये किस सरकार के समय में हुआ था? कांग्रेस की सरकार के समय पे हुआ था। और मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की बहन जी, जिन्होंने इतनी मेधावी थी कि वे 9 क्लास पास नहीं कर पाई थी किसी स्कूल में, इतनी मेधावी थी। और उनको यूरोप में भारत का राजदूत बनाकर भेजा गया था। कितना अनुकरणीय, कितना प्रशंसनीय कार्य है भाई। इतनी पढ़ी लिखी व्यक्ति को आपने अमेरिका में राजदूत बना दिया, भारत का एम्बेसडर बना दिया। इस प्रकार के जो कार्य होते हैं, ये कांग्रेस में होते रहे हैं सदैव। और
सपा का मैं आपको एक ही इंसिडेंस याद दिला देता हूं। गृह सचिव कितना बड़ा पद होता है, आईएएस ऑफिसर होता है राज्य का गृह सचिव। उस व्यक्ति ने संविधान के अंतर्गत, और जब वे लोग आईएएस ज्वाइन करते हैं, पोस्ट ज्वाइन करते हैं, शपथ दिलाई जाती है, उस शपथ के अंतर्गत राज्य के हित में फैसला किया। लेकिन सरकार मुलायम सिंह जी की थी, उनको वो फैसला पसंद नहीं आया, उस गृह सचिव का सस्पेंशन कर दिया गया। पूरे आईएएस लॉबी में खलबली मच गई थी। माने एक संदेश दे दिया गया कि आपको सत्य से, धर्म से, कानून से मतलब नहीं होना चाहिए। आपको सरकार जो आदेश देती है केवल वो पालन करना है, चाहे वो कितना ही अधर्म का हो, कितना ही गैर कानूनी हो, आदेश कितना ही गलत हो, आपको पालन वही करना है। ये भाई साहब, मैंने आपको कुछ चेहरे दिखाए, कुछ दिखाया कि जो भारत की विपक्षी दलों की पार्टियां हैं वे ये करते हमेशा करती रही हैं। और क्योंकि आज कोई गलत काम हो नहीं रहा, पुरानी सरकारों ने, कोई भी सरकार का नाम लीजिए, मैं बताऊंगा जनता पे गोलियां चलाई हैं, कितने कितने लोग मरे हैं। आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज तक किसी पर गोली नहीं चलाई गई इस प्रकार से, आम जनता पर। ना ही कहीं कोई कानून का तोड़ा जाता है, ना कोई गलत काम होता है, लेकिन कोई मुद्दा नहीं बचा है, इन लोगों को कुछ मिलता नहीं है। तो ये लोग खुद जो गलत काम करते थे उन कामों को भाजपा के सोचते हैं कि भाई हम तो करते ही थे, भाजपा पे और कुछ नहीं मिल रहा, तो ऐसे ही आरोप लगाए झूठा। ये केवल भ्रम फैला रहे हैं बस। बिल्कुल। आचार्य साहब, मैं आपसे आप जानने की कोशिश कर रहा हूँ, दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी दिल्ली में चल रही है सर। मैं जगह जगह विजिट करता हूँ तो मुझे कुछ लोग ऐसा मानते, कुछ अन्य पार्टी ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के नाम पर जिस तरह पश्चिम बंगाल में वोट काटे, उसी प्रकार दिल्ली के अंदर भी वोट काटा जा रहा है, खासकर मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। इसको लेकर आचार्य सर की अपनी क्या प्रश्न रहे हैं सर? देखिए सर, एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है, कोई पहली बार नहीं हो रहा भारत में एसआईआर, हर 20 साल पर होता आया है। कांग्रेस के जमाने से शुरू हुआ है, कांग्रेस ने ही शुरू किया था, ये कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं लाई है एसआईआर को। ये बात तो आप मानते हैं ना जी। 1960 से लगातार एसआईआर होता चला आ रहा है। पिछला एसआईआर 2002 में हुआ था। तो ये एक सदैव चलने वाली प्रक्रिया है, और जिसमें पिछले एसआईआर की डेट पर जो लोग ने वोट डाला या उनके परिवार के किसी ने वोट डाला, वो रेफरेंस देकर के फॉर्म भर के जमा कराना होता है। पहले भी यही होता था, आज भी वही हो रहा है, इसमें नया तो कुछ हो नहीं रहा। तो फिर किस प्रकार से सरकार जो आज है वो किस प्रकार से इसमें गलत काम कर लेगी? और जो लोग हैं वे लोग कौन हैं? अध्यापक लोग हैं, जो भारत के विद्यार्थियों को, हमारी आने वाली पीढ़ी को, नौजवान पीढ़ी को सत्य धर्म का मार्ग दिखाती है, शिक्षा का मार्ग दिखाती है, उनको भारत के आगे बढ़ने के सपने दिखाती है, और भारत को कैसे आगे बढ़ाना है, और वो सारी चीजें सिखाती है। तो ये जो आरोप है ये सरकार पर नहीं, ये उस अध्यापक वर्ग पे आरोप लगाया जा रहा है कि आप भी अपने काम में कोताही कर रहे हैं। दूसरी बात, क्या किसी धर्म विशेष या वर्ग विशेष के लोग एसआईआर में बीएलओ बने हुए हैं? आप बताइए, आपने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग, आप अल्पसंख्यक वर्ग में तो देखिए जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, लेकिन मैं समझता हूं आपका जो अर्थ था अल्पसंख्यक का, वो सीधे सीधे मोहम्मदन लोगों से था। ऐसा ही था ना जी। आप स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि मुसलमान? आप ये अल्पसंख्यक का चोला क्यों पहना करते हैं पत्रकार लोग? मुझे ये समझ में नहीं आता। आप स्पष्ट बोलिए कि भाई आप मुसलमानों, ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि आप मुसलमानों को बाहर निकाल देना चाहते हैं। मैं जवाब दूंगा। आप मुझे बताइए कि क्या हमारे मुस्लिम भाई बीएलओ नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या वे मुस्लिम भाई जो स्वयं मुस्लिम हैं, वे मुस्लिम लोगों के नाम काटेंगे? गलत जो आरोप लग रहा है, आपको लगता है कि वो उस गलत काम को करेंगे? संभव नहीं है ना जी, संभव। तो फिर ये आरोप तो अपने आप में झूठा हो गया। कुछ अन्य पार्टी ऐसे टारगेट कर रही है लोगों को। तो मैं अभी मैंने आपको बताया, उनके पास सच्चा कुछ कहने को है नहीं, झूठ फैलाना उनका धंधा है। राजीव गांधी जी के महान सुपुत्र जो कहते हैं कि मैं गांधी हूं, माफी नहीं मांगूंगा, कितनी बार माफी मांग चुके हैं आप बताएंगे मुझे?
कचहरी में कागजों पर लिखकर, सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर, पैर पकड़कर आज तक कितनी बार माफी मांग चुके हैं पता तो है आपको। अंदर कचहरी में माफी मांगते हैं, जज के सामने लेट जाते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, किसी को चिट्ठी भेज के माफी मांगते हैं, किसी के घर जाके हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, थूक कर चाटते हैं, और बाहर आके क्या बोलते हैं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। ये झूठे लोग हैं, मवाली लोग हैं, मक्कार लोग हैं, इनकी बात का भरोसा क्या करेंगे सर आप? बिल्कुल सर। हाँ, तो इनके आरोप झूठे आरोप हैं, जनता को भ्रम में लाकर मूर्ख बनाना चाहते हैं। आज की जनता मूर्ख नहीं बनेगी। इनको आज का युवा, आज की महिला, आज का नौजवान और अब जितने हमारे बुजुर्ग हैं, पहले वो पार्टी से प्रेरित हुआ करते थे, अभी वो सत्य को समझने लगे हैं। अब वे सब सत्य के साथ हैं, धर्म के साथ हैं, सत्य पे चलने वाली पार्टियों के साथ हैं, देश को आगे ले जाने वाली पार्टियों के साथ हैं, विकास करने वाली पार्टियों के साथ हैं, सबका साथ सबके विकास के साथ हैं, देश को विकसित भारत बनाने के साथ हैं। इसका अर्थ आज भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बाकी सारे दल किसी तरफ नहीं है, दूर दूर तक कहीं नहीं है। एक नारा लगा करता है चुनावों में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर। आचार्य सर, जाते जाते मैं अंतिम क्वेश्चन कर लूंगा सर। अयोध्या राम मंदिर को लेकर करोड़ों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ राम मंदिर, हिंदुओं का जो पवित्र राम मंदिर, उसमें चोरियां हो जाती है सर। कहीं ना कहीं चंपत जी का नाम आता है, अनिल मिश्रा जी का नाम आता है, कहीं ना कहीं ये दोनों भी आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे आचार्य सर इसको लेकर? देखिए साहब, आरएसएस की स्थापना आपको मालूम है आज़ादी से भी पहले हुई, 1925 में हुई, और समय समय पर आरएसएस पर कई बार आरोप लगाए गए, 1925 से आज तक। अब तो 100 वर्ष से ऊपर हो गए हमारे संगठन को। आरोप लगाए गए, लेकिन क्या कभी कोई आरोप सच्चा निकला जांच के बाद? नहीं निकला। यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी जी ने कितनी बार आरएसएस पे बैन तक लगा दिया, और फिर जब कोर्ट कचहरी में गए तो न्यायालय ने उस बैन को हटाया कि आप गलत काम कर रहे हैं। सामाजिक कार्य करने वाली, उत्थान का काम करने वाली, देश के विकास का काम करने वाली, समाज को जोड़ने वाली ऐसी शक्तियों और संस्थाओं को आप बैन लगाते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। और वो उन्होंने वो बैन डिसमिस कर दिए, और आरएसएस गौरव से, गर्व से इसी प्रकार भारत को, सबको, लोगों को जोड़ते हुए आगे चलता रहा। आप देख लीजिए, किसी भी राज्य में किस धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं या कम रहते हैं, कौन जात के लोग ज्यादा रहते हैं या कम रहते हैं, इससे कभी कोई अर्थ नहीं पड़ा। जब जब देश में कोई विपदा का समय आया, चाहे वो बाढ़ आई या कहीं कोई समुद्र के किनारे वो तरह तरह के ये तूफान आते हैं, वे आए हों, या कहीं पहाड़ों पर कोई विपदा आई हो, बादल फट गया, कुछ भी हो गया, या कहीं आग की लगने की घटना घटी, कहीं कोई बड़ी इमारतें गिरने की घटना घटी, आपने देखा होगा वहाँ आपको कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नजर नहीं आएगा, किसी और पार्टी का कार्यकर्ता नजर नहीं आएगा। आपको नजर आएगा तो केवल खाकी निक्कर वाले स्वयंसेवक आरएसएस के कार्यकर्ता नजर आते हैं। इसी से आप समझिए कि आरएसएस क्या है। एक बार फिर इन लोगों ने झूठा आरोप आरएसएस पे लगाया है, अपने ही लोगों को चालाकी से वहां एंट्री कराई है, उनसे खेल खिलवाया गया है, और खेल खिलवाकर खुद ने ही उसको पर्दाफाश किया है, जिससे कि आरएसएस को बदनाम किया जा सके। कामेश सर, मैं आपसे जानने की कोशिश कर लेता हूँ, जिस तरह अयोध्या राम मंदिर में चोरी की वारदात हुई, अन्य धर्म के लोगों के आस्था से जुड़े अन्य अन्य वर्ग भी हैं, जैसे कि मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, क्या इन जगहों में भी चोरी की वारदात कभी सुनने को मिली है सर? देखिए भाई साहब, बड़ा ही तब हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है कि जो लोग ये कहते थे कि मैं हिंदू हूँ और भगवान को मानता हूँ, लेकिन मंदिर नहीं जाता, पूजा नहीं करता, पूजा में विश्वास नहीं करता, या कुछ ऐसे भी लोग थे जिनकी नानी ये कहती थी कि बेटा जब किसी मस्जिद को हटा के मंदिर बने
मुझे ऐसे राम नहीं चाहिए। आज वही लोग सबसे ज्यादा हुड़दंग मचा रहे हैं कि राम मंदिर से चंदा चोरी हो गया, चंदा चोरी हो गया। उन्होंने स्वयं 1 रुपया नहीं दिया चंदे में। यहाँ तक उनको इनवाइट किया गया जब मंदिर के शुभ मुहूर्त पर, वे लोगों ने वहां जाना, रामलला के दर्शन करना भी अपनी राजनीति के चलते नहीं गए, डर के मारे अल्पसंख्यक वोटों कहीं खिसक ना जाए उनसे वोट बैंक। ये लोग छोटी मानसिकता के लोग हैं। ये सब इस तरह की बात इन्होंने की। यही लोग कभी अजमेर शरीफ में, बड़ा हिम्मत वाली मानता हूँ, एक मुस्लिम बहन, उन्होंने कहा कि 200 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है अजमेर शरीफ में, और वो कहाँ जाता है पैसा, उसका तो कभी हिसाब किसी ने न मांगा न दिया। तो वास्तव में वो बहन बड़ी धन्यवाद की पात्र है। एक सवाल ये पैदा होता है कि ये आज तक किसी ने क्यों नहीं अजमेर शरीफ के चंदे की बात की? क्यों नहीं किसी ने हाजी अली दरगाह पे जो करोड़ों का चंदा आता है उसकी बात की? क्यों नहीं किसी ने सलीम चिश्ती पे आने वाले चंदे की बात की? क्यों नहीं किसी ने वक्फ बोर्ड की 1/3 भारत की तो जमीन खा के बैठा हुआ है वक्फ बोर्ड, उस पर दुनिया भर की दुकानें, तरह तरह के इमारतें, तरह तरह की चीजें बना दी गई हैं, और उनसे जो किराए की आमदनी हो रही है, वो कितनी आमदनी हो रही है, कहाँ इस्तेमाल हो रही है, किसके लिए इस्तेमाल हो रही है, आज तक कभी किसी ने हिसाब मांगा? आपने पूरे भारत में कभी कहीं देखा? आपने जगह जगह देखा क्या होगा? देखा ये होगा कि फलानी चीज, ये मंदिर धर्मशाला चला रहा है, ये प्याऊ ये मंदिर चला रहा है। माने मंदिरों के द्वारा चलाई गई विभिन्न धर्म कर्म की चीजें आप देखेंगे, लोगों के जनहित के कामों में आप देखेंगे मंदिर का पैसा। लेकिन क्या आपने सुना कि वक्फ बोर्ड ने कोई हॉस्पिटल बनाया हो पूरे भारत में? वक्फ बोर्ड ने कोई स्कूल चलाया हो? वक्फ बोर्ड ने कोई अनाथाश्रम बनाया हो? वक्फ बोर्ड ने कोई बुजुर्ग आश्रम बनाया हो? वक्फ बोर्ड ने कोई बेवाओं के लिए कुछ चीज बनाई हो जहां उनको रोजगार मिले, कोई काम धंधा करके वो पन पाए? वक्फ बोर्ड ने कोई अनाथ बच्चों के लिए कोई जगह बनाई हो जहां वो बेचारों का जीवन यापन हो सके, जहां उनको शिक्षा दीक्षा मिल सके? ये इतना जो चढ़ावा आता है, जो नाम मैंने लिए अभी, अजमेर शरीफ, सलीम चिश्ती, हाजी अली, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज का किराया, ये सब जाता कहाँ है? इसका हिसाब क्यों नहीं मांगते ये राजनीतिक लोग? तो यहाँ पर सब गोलमाल है, और इनको बाकी चीजों से नहीं, केवल हिंदू लोगों पर आरोप लगाना है, हिंदू लोगों की चीजों पर आरोप लगाना है। सच्चाई ये है, ये लोग हिंदू विरोधी लोग हैं। ये भारत से, जैसा तमिलनाडु के पूर्व सीएम ने कह दिया था, भारत से हिंदुत्व को मिटाना है, हिंदू को मिटाना है, ये वही लोग हैं। और हर तरह से ये हिंदू लोगों को भारत से समाप्त कर देना चाहते हैं, और इनका ये सपना आने वाली 100 पीढ़ियों तक भी पूरा नहीं होगा। इनको स्वयं को समाप्त होना पड़ेगा। बिल्कुल सर। आचार्य सर, जाते जाते कुछ हमारे दर्शकों को मैसेज देंगे जो एसआईआर के नाम पर जो भ्रम फैला रही है अन्य पार्टी, क्या संदेश रहेगा अंतिम सर आपका? मित्रों, मेरा बहुत छोटा सा इसमें कहना है कि ये कोई समस्या तो है ही नहीं। इसमें हमको केवल एक बात प्रूव करनी है। कोई भी व्यक्ति है, उसको छोटी सी एक बात प्रूव करनी है। लेकिन मैं इससे पहले एक बात और कहना चाहता हूँ, प्रूव करने वाली बात पे बाद में आता हूँ। बस इतना मैं चाहता हूँ, हम लोग इस भारत के वासी हैं। इस देश के संसाधनों पर हक किसका होना चाहिए, अधिकार किसका होना चाहिए, हमारा या विदेशी लोगों का? स्वयं हमारा होना चाहिए। हमारे देश से अगर कोई राशन मुफ्त वितरण किया जा रहा है तो वो हमको मिलना चाहिए, या बांग्लादेशी लोगों को दे दें, रोहिंग्याओं को दे दें, पाकिस्तानियों को दे दें? माने किसको चाहते हैं आप? उनको दे दिया जाए वो राशन जो हमारे देश के गरीब को मिलना चाहिए? नहीं देना चाहिए ना उनको। अच्छा, हमारे देश में जो महिलाओं को एक राशि दी जा रही है, जरूरतमंद महिलाओं को, वो हमारे देश की जो वो माताएं
वो बहनें जो सचमुच हमारे देश की हैं, भारतीय हैं, उनको मिले, या जो विदेश से यहाँ के घुसपैठ करके चोरी से यहाँ आके बैठ गए हैं घुसपैठिए, बांग्लादेश से, बर्मा से या पाकिस्तान से या किसी और कंट्री किसी से भी और वे लोग आके बैठ गए, क्या उनको धनराशि दी जानी चाहिए? हमारे देश के लोगों के गाढ़े कमाई की, खून पसीने की कमाई की वो राशि है जो दी जाती है। और अब मैं आता हूँ रोजगार पर। हमारे देश में इतना युवा है, उसको रोजगार चाहिए, और ये बाहर से आने वाले लोग उस रोजगार में भी हक मार देते हैं। हमारे देश में बहुत सारे अपराध हो रहे हैं, चोरी, छीना झपटी, चेन छीनाचिंग, चुरा लगा के पैसे छीने। ये सच्चाई बता दूं मैं आपको, हमारे देश के लोग इसमें बहुत कम हैं, क्योंकि हमारे देश में ऐसे संस्कार नहीं है। ये विपरीत जो दूसरे लोग हैं, जो विदेशों से आए हुए हैं, वहाँ चोरी चकारी, छीना झपटी, गुंडागर्दी, काम यही होता है उन लोगों का। वे लोग ये काम करते हैं और बदनाम हमारा देश होता है, हमारे देश के लोग होते हैं। तो अब एक सवाल सबसे पहले मैं करता हूं कि विदेश से जो लोग हमारे घर में घुस के बैठ गए हैं, इनको हम यहीं अपने घर में रहने दें या इनको निकाल के बाहर फेंकें? निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। अब मैं आता हूं मूल विषय पर कि केवल SIR का कार्य इसी काम के लिए हो रहा है कि जो विदेशी लोग हमारे देश में घुस गए हैं, हमारे ही जैसे चेहरा मोरा, हमारे ही जैसे दिखने वाले, हम जैसी ही बोलियां बोलने लगे हैं और हमारे ही बीच में छुप छुप के रह रहे हैं और हमारा अधिकार खाए जा रहे हैं, हमारे यहाँ अपराध कर रहे हैं, हमारी माँ बेटियां सुरक्षित नहीं है इन अपराधियों के कारण। इनको भगाने के लिए SIR हो रहा है, और SIR में कुछ भी नहीं है, केवल हमको एक बात प्रूव करनी है कि मैं स्वयं, जैसे मैं 45 साल 50 साल से ऊपर बैठा हूँ, अर्थात आज से 20 साल 22 साल 24 साल पहले जो SIR हुआ तब भी मैंने वोट डाला था। तो मुझको इतना दिखाना है केवल कि हाँ, पिछला SIR जब 2002 में हुआ तब भी मेरा वोट स्वयं का था यहाँ पर। बस मैं इस मकान में रह रहा हूँ, इस जगह पर रहता हूँ, तो मैंने क्या किया, ये जगह 2002 में कौन सी विधानसभा लगती थी पता किया, तो उस समय, आज हम इसको लक्ष्मीनगर विधानसभा कहते हैं, तब हम इसको गीता कॉलोनी विधानसभा क्षेत्र में आता था ये एरिया। तो उस समय क्या नंबर था भाई कि गीता कॉलोनी 40 नंबर। ओके, ये बात। अब ये गढ़वाली मोहल्ला का H ब्लॉक किस बूथ पर आता था, क्या वो नंबर बूथ था, और हमने वो लिस्टों को सर्च किया तो आया कि भाई 86 नंबर पर था, तो हमारे को बूथ नंबर भी पता लग गया। वो लिस्ट हमने कंप्यूटर से डाउनलोड कर ली, पूरे भारत की कोई भी लिस्ट में यहाँ बैठ के डाउनलोड कर सकता हूँ। तो काफी सारे ऐप, हाँ, इतने ऐप, इतनी सुविधाएं सरकार ने दी हैं कि ये मामूली काम रह गए हैं। मैंने वो लिस्ट डाउनलोड की, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये रखी हुई है। तो ये देखिए, ये लिस्ट मैंने डाउनलोड की, 2002 की लिस्ट है ये। और फिर इसमें जाके मैंने अपना मकान नंबर डालकर अपना नाम ढूंढा, और जब नाम ढूंढा तो मैंने पाया कि 153 नंबर पर मेरा नाम यहाँ मौजूद है। अब मुझे बस इतना ही तो बताना है, अपने SIR फॉर्म में केवल इतना लिखना है कि 2002 में मेरा ये नाम था, ये मेरी विधानसभा थी 40 नंबर गीता कॉलोनी, बूथ नंबर मेरा 86 था और सीरियल नंबर मेरा 153 है। इतना लिखना है, और नीचे आज मेरा जन्म तिथि लिखनी है, और मुझे मेरा आधार कार्ड नंबर लिखना है, मुझे मेरा मोबाइल नंबर लिखना है, मेरे पिता का माता का नाम लिखना है, मेरी पत्नी का नाम लिखना है, और एक अपनी नई फोटो लगा देनी है और सबमिट कर देना है। अब आप मुझे बताइए इसमें दिक्कत कहाँ है भाई? सपोज मेरी उम्र कम होती, मैं 35 साल का होता, तो निश्चित तौर पर मैं 2002 में मैं वोटर बनने के काबिल नहीं होता। तो मैं नहीं था, तो मेरे पिता ने तो वोट किया था। मैं ये डिटेल अपने पिताजी की लिख देता वहां पर कि भाई मैं शिवदत्त गुप्ता जी, जो कि 2002 में इन्होंने वोट डाला, ये रहा सारा उनका रेफरेंस, मैं उनका बेटा हूं, बस बात खत्म। अब इसमें बताइए, आप ही बता दीजिए इसमें मुश्किल क्या? सरल प्रक्रिया, लेकिन लोग इसे, ऐसा है, देखिए, जिसने शोर मचाना है वो तो मचाएगा, है ना। तो जिसने कार्य करना है वो कार्य करता है। भांति भांति के लोग होते हैं, सब अपने हैं, कोई बात नहीं। जिसको थोड़ा सा खुद से समझ में नहीं आ रहा है
मदद ले सकता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर बूथ पर फैले हुए हैं। मैं कहता हूं कि अगर किसी को भी कष्ट आ रहा है वो अपने निकटतम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पास पहुंच जाए। उसका फॉर्म भराने में वे लोग पूरी मदद करेंगे, स्वयं उसका फॉर्म भर के दे देंगे, वो BLO को जमा करवाएंगे। ये बताइए इससे ज्यादा क्या सेवा हो सकती है? सरल प्रक्रिया है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद कामेश सर, आपने समय निकाल कर हमसे नमस्कार जी, बात नमस्कार की। सर। शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका।